बीजेपी के चंद्रभानु पासवान यहां से आगे हो गए। यहां से कौन लड़ रहे थे? समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद सीट से सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद इसी मिल्कीपुर से चुनाव मैदान में थे। इससे पहले 9 सीटों का चुनाव हुआ था जहां 7-2 से बीजेपी ने लीड हासिल की थी। मिल्कीपुर कांटे की टक्कर थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि राम की बात करते करते पार्टी हारी तो फैजाबाद सीट से हारी। ये एक बड़ा चैलेंज था। कटहरी के ऊपर और मिल्कीपुर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान था। कटहरी जीत चुकी थी बीजेपी, मिल्कीपुर को चंद्रभानु पर नहीं, सारे आंकड़े में आप जितने भी एग्जिट पोल देखे होंगे उस आंकड़े में बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार बनते हुए दिख रही थी और आंकड़े भी उसी माने जो रिजल्ट आ रहे हैं उसी आंकड़े के अनुरूप ही आ रहे हैं। एक बड़े बदलाव की तरफ है और जिस तरीके से हम लोगों को अपने अपने एग्जिट पोल के रुझानों में हम लोगों ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी टफ सीट है, आतिशी के लिए और मनीष सिसोदिया और अवध ओझा के लिए एक सीटें कितनी परेशानी करेगी। अभी सौरभ भारद्वाज जी के बारे में आ रहा है, वो पीछे और आगे हो रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता यहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ अपना वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती रुझानों में तो विश्वास दिख रहा है, उनका दिखा है और यही ट्रेंड रहा। तो जो 40 पार की बात हो रही थी कि 40 पार बीजेपी करेगी, वो होते हुए दिख रहा है और थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि ये जो रुझान आ रहे हैं वो 11 बजे के बाद स्थिर होते हुए नजर आएगा। लेकिन ये शुरुआती रुझानों के अनुसार तो ये साफ जाहिर हो गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली उतना आसान नहीं है जितना पहले वो उनके दावे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने वोटरों को दिल्ली में साधने की कोशिश किया है, आपके वोटरों को साधने की कोशिश किया, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। उन्होंने मिडिल क्लास को अपने बजट के थ्रू साधा है, कैंडिडेट मजबूत देकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश उसने किया है और इसी तरीके से जो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते थे, जिसको कहा जाता है कि वो वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज हुआ, और ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और जो पिछले कुछ महीनों से इनका अमित शाह जी का जो प्रयास था कि झुग्गी झोपड़ियों के साथ जुड़कर हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता काम करें, वो सारा चीज दिख रहा है इस आंकड़े के अनुसार कि वो मनोज जी हम आगे जाएंगे। हमारे साथ आदर्श कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए, लेकिन संक्षेप में बता दीजिए, क्या आपको झाड़ू की तीलियां बिखरती हुई लग रही थी जब आप सर्वे देख रहे थे? जब आप दिल्ली की जमीन पर मनोज जी आप उतरे थे तो क्या झाड़ू की तीलियां आपको बिखरती हुई तभी नजर आ गई थी? 100%। देखिए, तीलियां बिखरते हुए शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के विरुद्ध दिख रही थी। जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोनों लोगों को ये माना जाता था कि इनके चेहरे हैं, एक ईमानदार छवि थी। लेकिन जो डेंट लगा है अरविंद केजरीवाल पे और उसी डेंट के आधार पे आप दिल्ली के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेंट जो है बड़ा था और वो दिख रहा है रुझानों में कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है उसकी एक एक तीलियां किस तरीके से बिखेर रही हैं। उसके बड़े सारे नेता अभी पीछे चल रहे हैं, तो अभी कोई भी अच्छे स्थिति में नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, 11 बजे जब ये ट्रेंड स्थिर होगा तो हम कुछ और भी बोलेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल का रुझान आ रहा था उसी के अनुरूप ये भी रिजल्ट दिख रहा है और ये ट्रेंड जो आप अभी दर्शा रहा है, जो पहले सेकंड पेज की जो बात हो रही है कि काउंटिंग चल रहा है, बहुत यहाँ पे वोटर नहीं होते एक विधानसभा में, तो बहुत जल्दी ये सब रुझाने स्थिर होंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे बढ़त दिखेगी। बिल्कुल, स्थिति कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी। आदर्श कुमार जी, क्या लगता है अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जो रुझान लगातार हमारे सामने आते चले जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे नजर आ रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर बहुमत बनाती नजर आ रही है? आदर्श जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। तो मैंने कहा कि एक शेर है कि चेहरे होते हैं 100 रंग में नुमाया, आईने कभी सियासत नहीं करते। तो ये जो आंकड़े हैं, जो शुरुआती रुझान के तौर पर ही सही जो हमारे सामने आए हैं, वो तो एक सत्य है।
जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो आने वाली तस्वीर है वो चौंकाने वाली हो सकती है। और ये जो है मुझे लगता है कि ये बदलाव की आहट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हालांकि स्थिरता की बात तो 11 बजे के बाद करेंगे, 11:30 के बाद करेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान जो है वो अपने आप में जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरीके से उनके बड़े बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा था या फिर करप्शन का मुद्दा था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस मनोज यादव मेरे साथ, हम आंकड़ों का, जी हाँ आदर्श जी बढ़ते आगे। मनोज यादव मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए, लेकिन आलोक मेहता सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त जुड़ गए, ये सभी लोग हमारे साथ बने हुए। लेकिन पहले आंकड़े आपको बता देते हैं, मेरे साथ आंकड़े भी समझते चलिए। 40-25-1 जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आलोक जी, इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इन चुनाव के पहले कहा था कि ये जो चुनाव है, इस्तीफा देते वक्त मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, अगर जनता मुझे दोषी मानती है तो वोट ना दे, अगर नहीं मानती है तो वोट दे। क्या एक बड़ा टेस्ट है अरविंद केजरीवाल की शख्सियत पर आ रहे जो इशारे हैं? राजीव जी, सचमुच में ये इलेक्शन एक तरह से ऐतिहासिक मोड़ है। दो नेता, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, जिसको प्रतिपक्ष की दृष्टि से जो दो बड़े दावेदार बनते रहे हैं, न केवल दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल तो गुजरात, गोवा, हरियाणा, पंजाब, हर तरफ के नेता चीफ मिनिस्टर तक बनने को तैयार थे। आज उनकी पार्टी का जो पतन होता है, मैं अभी भी प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करता। मेरा ये कहना है कि इससे जो अभी तक के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उससे भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में अराजकतावादी लोगों के लिए जगह नहीं है। जनता इसको स्पष्ट कर रही है, क्योंकि वो खुद कहते थे अरविंद केजरीवाल कि मैं अनार्किस्ट हूँ। अनार्किस्ट होने का दावा उनका कोर्ट है, मेरा नहीं है। इसलिए अनार्किस्ट के लिए समाज में जेल में रहते हुए कोई अपने को मुख्यमंत्री कहे, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। साउथ कोरिया में अभी ज़रूर एक इस तरह का केस आया है वहाँ के प्रधान उनके लिए, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ के लोकतंत्र की अलग है। भारत में जहाँ जनता एक विश्वास करती है, उनके साथ यदि धोखा होता है, यदि उनके साथ जिस तरह का एक तरह से पूरे देश में ये मैसेज जाता है कि ईमानदारी के नाम पर, अन्ना हजारे गांधी के नाम पर, भगवान हनुमान के नाम पर जो नेता आते हैं वो यदि ये करते हैं, वो इसीलिए। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस, वो आज भी 2 दिन पहले, मैंने परसों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, अरे कभी न कभी, आज कभी आप भी इस पक्ष में आ सकते हैं, थोड़ा व्यवहार ठीक रखिए। मैंने वो सद्भावना देते हैं कि लोकतंत्र में एक बड़ा राष्ट्रीय दल सामने रहे, राहुल गांधी के प्रति दुर्भावना नहीं होती। लेकिन उनके कदमों से कांग्रेस पार्टी भी किस तरह पतन पर जा रही है। वो दिल्ली में ही रहे, दिल्ली में पढ़े, संदीप दीक्षित का जितना नुकसान इस समय हो रहा है वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। अलका लांबा, उनका यदि नुकसान होता है तो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। सचिन पायलट को जो नुकसान हुआ है राजस्थान में हुआ है, कितने ही नेताओं के नाम गिनाइए, और इसीलिए कई लोग छोड़ करके भी चले गए। इस दृष्टि से इस चुनाव के खाली आंकड़े पर मत जाइए, इससे भविष्य का नक्शा दिखाई देता है कि भारत की जनता, भारत का गरीब आदमी ज़्यादा सशक्त और समझदार हो रहा है। राजीव जी आगे कुछ कहना चाहते हैं? चलिए जब तक और बात में, जब तक हमारे साथी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि भाजपा का कमल खिलेगा नहीं, खिल गया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनता को ये समझ में आ गया है कि केजरीवाल के झूठे वादे, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन्होंने अन्ना हजारे के पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने योगेंद्र यादव की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने प्रशांत भूषण की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने किरण बेदी जी के पीठ में छुरा भोंका। कहने का मतलब ये है कि इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। लगातार चूंकि आंकड़े बदल रहे हैं, गांधीनगर से अब रुझान आ गया है। सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत आ गए हैं। बिजवाजन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आ गए हैं। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आनंद आ गए हैं। तो रुझान जो अब आ रहे हैं, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंद सिंह
अरविंदर सिंह लवली जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो आगे हैं। तो अब धीरे धीरे ये तस्वीर जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और कुछ सीटें जो हम बता रहे हैं लगातार वो बता रही है कि बीजेपी किस तरह से हर सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। आंकड़े 42 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 1 सीट पर। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और ये बड़ी खबर दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं, दिल्ली कैंट से भी रुझान आ गए हैं। और इसके अलावा छतरपुर से बात करें तो बीजेपी के करतार सिंह तंवर आगे हैं, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली, जैसा कि मैंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली आगे हैं गांधीनगर से, दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं और छतरपुर से बीजेपी के करतार सिंह तंवर। बीजेपी के ये उम्मीदवारों के नाम हम बता रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे और 42-25-1 का आंकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल पीछे हैं और ये अपने आप में बताता है कि जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसी बात को लेकर उन्होंने दिया था कि मैं अब जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता की अदालत में जाकर जनता तय करेगी कि उन्हें फिर कुर्सी पर बैठना है या नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की अदालत ने भी कह दिया है कि साहब आप दागदार हैं। आलोक मेहता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, धन्यवाद। मैं असल में ये कह रहा था कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है ये देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया की निगाह लगी होती है क्योंकि एक बड़ी राजधानी है और विकसित भारत की तरफ यदि भारत बढ़ना चाहता है उसमें यदि दिल्ली में लगातार ये दिखाई दे कि केवल संघर्ष हो रहा है, चीफ मिनिस्टर जाकर के धरना दे रहा है, चीफ मिनिस्टर जाके जेल में बैठा है, क्या भरोसा भारत पर किया जाए। इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जनता और लोग ये मानते थे कि झुग्गी झोपड़ी वाला ही आम आदमी पार्टी को वोट देगा, इस बार उन्होंने और अल्पसंख्यकों ने भी, मुस्लिम खास करके इसको कहा जाए, वो जो उनको लगता था कि सिर्फ हमारी बपोती है, हमारे पास ही आ गया, चूंकि वो हिंदुत्व का नारा बीजेपी का है, लेकिन कहीं हनुमान मंदिर भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी सौरभ भारद्वाज, आज भी सुबह कालका जी गए हैं। ठीक है, भावनाएं व्यक्तिगत रूप से तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से नतीजे दिखाई दे रहे हैं, आपने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी रखी हुई है, आतिश जी ने कहा कि राम राज्य की तरह से हम तो कुर्सी उनकी रखी है, वो आएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दस्तखत नहीं कर सकेंगे, दस्तखत नहीं करके केवल उनको कुर्सी, सत्ता चाहिए। जेल में भी सत्ता की कुर्सी लेकर बैठे, जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, याद रखिए, तिहाड़ जेल उनके अधीन थी, तब भी वो जेल की शिकायत करते थे, माने अपना प्रबंध अपने जेल में भी नहीं कर सकते, शीश महल बना सकते। ये इस बात चुनाव का परिणाम है और इसीलिए पहले भी मैं जो कह रहा था कि राहुल गांधी जैसे नेता, उनकी वजह से कांग्रेस भी यदि खाता नहीं खोल सके, अभी एक सीट दिखाई दे रही है आगे, लेकिन आगे भी खतरा दिखाई देता है। कांग्रेस क्या एक सीट लाएगी तो क्या उसका मुंह दिखाएगी, इतने सालों के बाद कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं, यहाँ कांग्रेस की हम बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी की चूंकि आपने बात की, तो अमनप्रीत कौर हमारे साथ हैं, जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमनप्रीत, यहाँ पर कैसा क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि साहब हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं और अलग तरह की राजनीति करके एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्या वो भी अब उस राजनीति में घुस गए जिसकी वजह से एक दाग लगा और दाग ऐसा लगा कि अब छुड़ाते नहीं छुड़ा है? वो अब ये सीधे सीधे कह भी नहीं सकते कि साहब जनता की अदालत में हमें पाक साफ साबित कर दिया गया, अब जनता की अदालत से भी फैसला आ रहा है। देखिए मनोज जी, ये पहले तो ये दिल्ली चुनाव जो है ये तीनों पार्टियों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात बनी हुई है। एक बात कहें तो नाक की सवाल बनी हुई है। कांग्रेस जहां अपना खोया हुआ जमीन जो है उसको हथियाने की कोशिश कर रही है, खोए हुए वोट हथियाने की कोशिश कर रही है, वहीं केजरीवाल जो है वो चौका लगाने की कोशिश में है। उनको ये है कि उन्होंने ये बोल दिया था लोगों को कि अगर आपको लगे कि मैं आरोपी हूं, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो आप मुझे वोट नहीं देना और नहीं जिताना, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। इसी बात के हिसाब से उन्होंने रिजाइन करा था। तीसरी तरफ अगर देखा जाए भाजपा की बात हम करें तो 27 साल का सूखा जो है वो दूर करने की कोशिश करी जा रही है। एक तरह से मोदी जी के ऊपर भी ये बात आ जाती है कि 3 बार वो सेंटर में सरकार बनाने में कामयाब हुए, वहीं दिल्ली हथियाने में, दिल्ली जीतने में हर बार वो फेल हो जाते हैं। तो ये बात उनके भी नाक की सवाल बनी हुई है। ये एक प्रकार से कहा जाए तो धर्म युद्ध, जैसे आतिशी जी ने भी कहा था वोट डालने के बाद, नजर आ रहा है। सत्य और असत्य की बात हो रही है, यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है। चलिए इस वक्त ठीक है, आएंगे आपके पास अमनप्रीत कौर जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर
सामने आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंकड़े जो है वो धीरे धीरे जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अभी आगे चल रहे हैं, लगातार ये रुझान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जंगपुरा से बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अब उनके लिए एक राहत की खबर है। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। आपने देखा कि चुनाव के दौरान, चुनाव जब हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, उस वक्त कितनी खींच नजर आ रही थी, वो गुस्से में नजर आ रहे थे, उन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वो पुलिस से भिड़ गए थे। तो एक टफ जंगपुरा में फाइट जरूर नजर आई और मनीष सिसोदिया जो काफी समय से पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर पिंकी, एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर करोल बाग से बड़ी खबर है। करोल बाग से बीजेपी के दुष्यंत गौतम आगे चल रहे हैं। कृष्णा नगर से बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल आगे चल रहे हैं और राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं। साथ ही लगातार यहाँ पर आप जितने रुझान आते नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये रुझान धीरे धीरे तस्वीर जो स्पष्ट होती नजर आ रही है, उस तस्वीर में साफ तौर पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पे चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल को लेकर चूंकि हम चर्चा कर रहे थे, अमनप्रीत आप कह रही थी कि सत्य असत्य की लड़ाई है, आतिशी कह रही थी धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में अगर जीत हो रही है बीजेपी की, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पाप की जीत हो गई, पुण्य की हार हो रही है? देखिए, बीजेपी ने बहुत कोशिश करी है। उन्होंने अपनी नाक की सवाल बनाते हुए इतनी अच्छे से ये वाली जो इलेक्शन है उसकी तैयारी करी है। एक डोर टू डोर जाने की बात हो रही थी, एक एक छोटी छोटी बात को लेके वो अपनी जो अपना जो रणनीति है उसको तैयार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 200 से भी ज्यादा विधायक, मंत्री, सीएम, स्टार जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो लोग सब कूदे हुए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी 3 रैलियां करी, उसके बाद अमित शाह जी ने भी यहाँ पे रैलियों को संबोधन करा। तो उनकी तरफ से जैसे आपने देखा है कि भाजपा जो है कैडर बेस पॉलिटिकल दल है, उन्होंने कभी भी जो अपना उनका 24/7 काम करने का उनका जो इरादा है उसमें कभी भी कमी नहीं आई है। हमेशा ही वो हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उनका जो चुनाव बटन है वो ऑफ हुआ हो, तैयारी के लिए हमेशा ही वो लगे रहते हैं। तो ऐसे ही लगता है कि क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली के लोग वही लोग हैं जिनको हम बोलते हैं कि बहुत अवेयर हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा की इलेक्शन में तो आप जो कह रहे हैं वो, आप जो कह रही हैं बात ये है कि बीजेपी ने तैयारी अच्छी की, इसलिए बीजेपी लीड ले रही है। मनोज कुमार जी, तो क्या आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी? इस्तीफा देने के बाद से ही वो जनता की अदालत में जा रहे थे, तो तैयारी इधर भी तो मजबूत थी। या फिर हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं किया जा रहा था? देखिए, मैंने बोला ना कि 2 बड़े चेहरों पे दाव लगा हुआ था दिल्ली का, और लोगों को विश्वास करना था कि एक था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा था कि अरविंद केजरीवाल का। ये दोनों लोगों का, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो एक साफ छवि को लेकर आए थे, लेकिन उनके ऊपर जो बड़ा डेंट लगा वो काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात है कि जेल के अंदर से भी उन्होंने यदि जेल जाने, देखिए एक उदाहरण आप देख लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने ईडी से कहा कि मुझे इस्तीफा देकर आने दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा दिया। और वो पूरी तरह से संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो जो परंपरा थी उसको अपनाया और वो गए, और फिर बाहर आकर ठीक है उन्होंने जिस तरीके से हटाया वो एक अलग मैटर हो सकता है कि उन्होंने दूसरी कुर्सी, लेकिन वो अपनी परंपरा को, जो भारतीय राजनीति में एक परंपरा बनी है कि अपनी छवि को साफ रखने के लिए जो एलिगेशन लगा है, हम जाते हैं जेल में, जेल से निकल कर आएंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन कहीं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल इस तरह से नहीं दिखे। और जब वापस भी आए तो उन्होंने जब अतिशी को दिया कुर्सी तो ये कहते हुए दिया कि जनता जो चुनेगी फिर मैं आकर ही मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी कि जनता ये सोच ली कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ राजनीति कुर्सी के लिए कर रहे हैं। और ये भी बता दें कि आज के रिजल्ट में यदि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें आंकड़े में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते हुए दिख रही है रुझानों के अनुसार में। यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये होगा कि वो कभी भी विपक्ष में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं किया उन्होंने। जब जैसे ही राजनीति में आए और कुछ ही दिनों के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे आ गए तो उन्हें ये जो आराम और सुविधाएं और जो ये सारी चीजें देखे उनके लिए काफी कष्टदायक होगा। और आगे की राजनीति करना और आम आदमी पार्टी को समेट के रखना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। वोटर तो आज दिल्ली में बिखर ही चुका है आम आदमी पार्टी से, जिसको इन्होंने 10 साल तक बना के रखा था। अब आगे देखेंगे कि वो आम आदमी पार्टी या आप अपने पार्टी को कैसे समेट के रखते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब चूंकि अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं ये जरा देख लीजिए। यहाँ बीजेपी सबसे आपको आगे नजर आ रही है 44, आम आदमी पार्टी 25, कांग्रेस 1 और अदर्स 0। ये तस्वीर बहुत हद तक अब स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बहुत कंफर्ट सिचुएशन यहां जो रुझानों के मुताबिक 44, आम आदमी पार्टी 25 और कांग्रेस। एक मजबूत विपक्ष जरूर दिल्ली ने दिया है, यह भी एक संकेत मजबूत विपक्ष को लेकर। लेकिन कांग्रेस एक, ये क्या हो गया? क्या एक से खाता खुल गया? इसी में कांग्रेस वाले खुश हैं। शिवानंद हुलियालकर कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले शिवानंद जी, उससे पहले एक बड़ी खबर पिंकी। ओखला में 5000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। ओखला में अब बीजेपी आगे चल रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो ओखला वो इलाका है सुमित जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका इसको कहा जाता है और ऐसे में अब बीजेपी जो है यहां से आगे चल रही है। AIMIM के ने भी उम्मीदवार उतारा था ओखला में, लेकिन यहाँ पर वहां से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी का आगे आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिंकी, आपने सही कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी अगर लीड ले रही है वो भी 5000 वोटों से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ जल्दी से चूंकि आलोक जी इस पर छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। ओखला जैसे क्षेत्र में बीजेपी का लीड लेना 5000 वोटों से, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो भ्रम था कि अल्पसंख्यक माने मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जेब में ही रहता है, चूंकि वो तो बड़ा नाराज रहता है। आप ये देखिए, चाहे अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, जहां मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में है, वहां बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो धुरंधर हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो पीछे हैं। केजरीवाल, आतिशी सिसोदिया, ये तमाम जो बड़े चेहरे, सत्येंद्र जैन, ये सभी अभी तक पीछे चल रहे हैं। ऐसे में इन्हीं से पार्टी बनी, इन्हीं से पार्टी टिकी और ऐसे में अब यही जो बड़े दिग्गज हैं, सुमित, केजरीवाल, आतिशी सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये 4 चेहरे के, अरविंद केजरीवाल, आतिशी कालका जी से मनीष सिसोदिया, चूंकि जंगपुरा से सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, और ये 4 चेहरे अगर पीछे चल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को सीधे सीधे जनता नकारती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, देखिए किस तरह से वो इस्तीफा नहीं दिया। वो चूंकि उन महीनों में कैसे आतिशी के दस्तखत से जो गड़बड़ी होना हो, आतिशी का भी बेड़ा गर्क हो, मनीष सिसोदिया तो जेल में भिजवा ही दिया था। केजरीवाल चूंकि दस्तखत नहीं कर सकते थे इसलिए इस्तीफा दिया, वरना इस्तीफा नहीं देते। वो कुर्सी पर जेल में बैठ के दस्तखत नहीं कर सकते थे, बाहर आकर के कह दिया कि दस्तखत नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसलिए उन्होंने आतिशी जी को केवल नाम के लिए बनाया कि जो मैं कहूँ। अब मुझे नहीं मालूम